नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनली पीसीएस पर। आज देखिए डेट है 5 जून 2024 और आज हम लोग 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे। न्यूज़ तो ज़्यादातर इलेक्शन की चल रही है और पेपर में भी हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदा देंगे मेंस में। ठीक है, तो आप लोग भी अब बाहर आ जाइए इससे, इलेक्शन से। अब काफ़ी हो गया है, अब अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि देखिए यहीं से आपका उद्धार होना है और यही आपका मेन प्रायोरिटी होना चाहिए। तो आज 5 आर्टिकल हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए, आंसर राइटिंग जिनको करनी है वो कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए 8527434727 पे। पेपर 1 की स्टार्ट हुई है 1 जून से, तो आप पेपर 1 की ये मंथली आंसर राइटिंग क्रैश कोर्स चल रहा है, इसके बारे में जानकारी लेनी हो, और पेपर 5 और 6 इसकी आंसर राइटिंग 10 जून से शुरू हो रही है, तो आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसी नंबर पे आप नोट्स वगैरह जो भी चाहिए होगा तो इसी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। आज पहला आर्टिकल था कि विज्ञापन जो है उनका प्रभाव क्या है, कैसे क्या चल रहा है। तो ये आपके लिए बहुत पेपर 3 में आप इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट डाल सकते हैं। विज्ञापनों से संबंधित हैं, जो फेक न्यूज़ वगैरह जो चलती है विज्ञापनों से, तो उनका क्या प्रभाव है, कैसे क्या है। तो देखिए, विज्ञापन और इसके विभिन्न प्रकारों के प्रभाव पर चर्चा की गई है इस आर्टिकल में। जैसे टेलीविजन, रेडियो, अखबार और डिजिटल माध्यम शामिल किए गए। और इसमें क्या है, जैसे भ्रम और वास्तविकता में अंतर इसमें बताया गया है कि विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं में पैदा होने वाले भ्रम और इसकी वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित किया। नैतिकता का सवाल भी है इसमें कि विज्ञापन की नैतिकता, उपभोक्ता संरक्षण और भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कानूनी उपयोग पर चर्चा इसमें की गई है। तो मेन आर्टिकल इन्हीं बिंदुओं पर आधारित है और ये है उपभोक्ता व्यवहार, विज्ञापनों का उपभोक्ता व्यवहार पर प्रभाव। खरीदारी के निर्णय और ब्रांड वफादारी शामिल है। नियमन की आवश्यकता है ना, सख्त नियम चाहिए। तो कुछ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे डिजिटल विज्ञापन का उदय कब हुआ कि 2020 के बाद से डिजिटल विज्ञापन का प्रभाव बढ़ा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापनों की बढ़ती संख्या ने पारंपरिक मीडिया को पीछे छोड़ दिया है। डेटा प्राइवेसी का एक इशू यहाँ से क्रिएट हो जाता है कि डिजिटल विज्ञापन में उपभोक्ताओं की डेटा प्राइवेसी का सवाल महत्वपूर्ण हो गया है। कई देशों के लिए सख्त कानून इसके लिए बनाए गए, कई देशों ने। सस्टेनेबिलिटी क्या है इसमें, जैसे पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ने के कारण विज्ञापनों में सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन मार्केटिंग का महत्व इससे बढ़ा है। कंटेंट मार्केटिंग हुई है, जैसे पारंपरिक विज्ञापनों की तुलना में कंटेंट मार्केटिंग का प्रभाव बढ़ा है, जो उपभोक्ताओं को मूल्यवान और जानकारीपूर्ण सामग्री प्रदान करता है ना। अब कुछ डेटा रिपोर्ट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारी चीज़ें जानते होंगे, यही आपका मेन पार्ट होता है। डिजिटल विज्ञापन खर्च है कि एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में डिजिटल विज्ञापन पर खर्चा जो है $600 बिलियन से अधिक होने की संभावना है। 2024 में 600 बिलियन से अधिक डॉलर, जो वैश्विक विज्ञापन खर्च का 70% होगा। कितना? 70%। सोचिए। भ्रामक विज्ञापन मामलों की संख्या में देखिए, 2023 में उपभोक्ता संरक्षण एजेंसियों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ 5000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। तो ये आप डेटा कहीं भी डाल सकते हैं। डेटा प्राइवेसी कानून है, जैसे 2020 में लागू हुए यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी जीडीपीआर ने उपभोक्ताओं की डेटा प्राइवेसी को सख्ती से संरक्षित किया है इसमें। तो इसको आप कहीं भी कोट कर सकते हैं, यूरोपीय संघ के द्वारा जो बनाया गया है। सस्टेनेबिलिटी अभियानों का उदाहरण देख लीजिए, जैसे टेस्ला है और पेटागोनिया जैसी कंपनियां जो है वो सस्टेनेबिलिटी अभियानों के माध्यम से अपने ब्रांड की पहचान को बढ़ावा दे रही हैं। तो ये सब उदाहरण आप डाल सकते हैं। प्रश्न देख लीजिए, विज्ञापन के प्रभाव, भ्रम और वास्तविकता के संदर्भ में डिजिटल युग में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक कानूनी और नैतिक उपायों की समीक्षा करें और अपने इसमें वर्तमान डेटा और रिपोर्ट्स का उदाहरण का उपयोग करते हुए समझाना है 200 शब्दों में। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ सुझाव है इन पे समितियों के द्वारा दिए गए, तो वो देख लीजिए, इसी आर्टिकल से संबंधित है। जैसे मसानी कमेटी बनी थी 1954 में, इसने सुझाव दिए थे विज्ञापनों में नैतिकता और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कठोर कानून बनाए जाए, भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो ये थोड़ी पुरानी हो गई कमेटी, हालांकि ये पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं, कमेटी का नाम मेंशन मत करिए। ये कमेटी जैसे हैं बाकी इनको मेंशन कर सकते हैं। श्री कृष्णा समिति है, 2018 में बनी थी, इसने सुझाव दिए हैं कि डिजिटल विज्ञापनों में डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, उपभोक्ताओं की सहमति के बिना डेटा एकत्रित करने पर रोक लगाई जाए, भ्रामक विज्ञापनों के लिए दंडनीय प्रावधान किए जाएं। तो ये कृष्णा कमेटी की सिफारिशें आप डाल सकते हैं। अब इसी पे 2020 में एक और कमेटी बनी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2020 में, तो इसने भी सुझाव दिए हैं, जैसे उपभोक्ता संरक्षण कानून में संशोधन कर भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, विज्ञापन नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जाए, इसकी विज्ञापन नियामक प्राधिकरण की, उपभोक्ताओं को विज्ञापनों के बारे में जागरूक किया जाए। तो ये सारे सुझाव थे। चौथा देख लेते हैं, चौथी कमेटी थी इस पे, अशोक चावला समिति 2010 में बनी थी, इसने कुछ सुझाव दिए थे। तो सुझाव आप सारे इन्हीं के इकट्ठे करिए, इन्हीं को डालिए। विज्ञापनों के स्वनियमन के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया जाए, विज्ञापन नियामक प्राधिकरण, ये तो ऊपर वाली कमेटी ने भी बोला था, है ना, तो ये भी इसने भी ये बोला है, तो आप इसको तो नोट डाउन कर लीजिए, आपको सब में लिख देना है। डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापनों के लिए विशेष दिशा निर्देश बनाए जाएं। तो ये सारे थे। अब इस पे एक ये है आधुनिक 2021 की इंपॉर्टेंट है, मुरलीधरन कमेटी 2021 में बनी थी, इसने सुझाव दिए हैं सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन मार्केटिंग के लिए विशेष मानदंड स्थापित किए जाएं, पर्यावरणीय दावों की सत्यता की जांच की जाए, और ग्रीन वॉशिंग मतलब होता है झूठे पर्यावरणीय दावे करना। ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको प्री में पूछ ले ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट है ये आपको
इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो इस समिति ने ये सिफारिशें दी थी। अब देख लीजिए कुछ ये प्रश्न है, ये आप दे सकते हैं। विज्ञापन के प्रभाव, भ्रम और वास्तविकता के संदर्भ में डिजिटल युग में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक कानूनी और नैतिक उपायों की समीक्षा करें। अपने उत्तर में वर्तमान डेटा रिपोर्ट, उदाहरणों और इन समितियों की जो बताई गई हैं इनका उपयोग करते हुए कुछ सुझावों का उल्लेख करें। तो ये प्रश्न आपके लिए है, जो हमारे क्रैश कोर्स से जुड़े हैं वो लिख के भेजिए आप लोग, ठीक है, क्रैश कोर्स वाले। तो ये आपका यहाँ से इनहेंस होगी आपकी आंसर राइटिंग। अगला आर्टिकल है राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल पे है ये, इंडिया नेपाल रिलेशन के ऊपर है। इसमें दोनों ही रिलेशन पूरे देखेंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो अस्थिरता भी देखी गई है नेपाल में। इसमें ये क्या फिलहाल आर्टिकल में क्या दिया वो देखते हैं। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगातार सरकारें बदल रही हैं, जिससे प्रशासनिक और नीतिगत स्थिरता पर असर पड़ा है। संवैधानिक चुनौतियां भी हैं, जैसे नेपाल में संविधान लागू होने के बाद भी राजनीतिक दलों में असहमति और सत्ता संघर्ष जारी है। आर्थिक प्रभाव इसके क्या होंगे? राजनीतिक अस्थिरता के कारण नेपाल की आर्थिक वृद्धि प्रभावित होगी। निवेशक अनिश्चितता के कारण नेपाल में निवेश करने से हिचकिचा रहे हैं। समाज पर क्या प्रभाव है? तो इससे समाज को विभाजित कर दिया इसने और समाज में अविश्वास और असुरक्षा का माहौल बना है। विदेशी नीति में क्या है? नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता ने उसकी विदेश नीति को प्रभावित किया, जिससे भारत और चीन के साथ उनके संबंध प्रभावित हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब विश्लेषण देख लेते हैं इसका, भारत नेपाल संबंध में क्या क्या आएगा। तो ये चीज़ें हैं कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भारत और नेपाल के बीच में आज ही कंप्लीट हो जाएंगे आपके। भारत नेपाल के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने और गहरे हैं। दोनों की संस्कृति, धर्म और रीति रिवाज में कई सारी समानताएं हैं, वो आप डाल भी सकते हैं। राजनीतिक संबंध देखिए, राजनीतिक संबंध समय समय पर उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं और नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता ने भारत के साथ उसके संबंधों को भी प्रभावित किया है। नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत नेपाल संबंधों में तनाव भी देखा गया है, क्योंकि चीन यहाँ पे अभी डेटा भी देखेंगे इसका, तब समझ आ जाएगा आपको। आर्थिक संबंध, भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। नेपाल की अधिकांश जो नेपाल का आयात होता है और निर्यात भारत के माध्यम से ही होता है। तो भारत ने नेपाल में कई विकास परियोजनाओं में निवेश किया है, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। और ये जितने प्रोजेक्ट हैं नेपाल में जो भारत नेपाल के सहयोग से चल रहे हैं, उनको भी हम डिटेल में देखेंगे अभी। सुरक्षा संबंध है, भारत नेपाल के बीच सुरक्षा संबंध मजबूत हैं। दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग भी है। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है, विशेषकर भारत नेपाल सीमा पर। कुछ कूटनीतिक संबंध है, इसमें कूटनीतिक संबंध समय समय पर इनमें तनाव भी देखा गया है और राजनीतिक अस्थिरता ने इनको इस तनाव को और अधिक बढ़ा दिया है। भारत पर क्या असर पड़ेगा इसका अस्थिरता का नेपाल में? आर्थिक प्रभाव देख लीजिए। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत नेपाल व्यापार और निवेश पर असर इसका पड़ने वाला है। भारतीय कंपनियों के लिए नेपाल में निवेश करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। सुरक्षा प्रभाव भी है, जैसे भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया इसने। नेपाल की अस्थिरता से भारत नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियों का जो खतरा है वो बढ़ गया है। और कूटनीतिक प्रभाव, जैसे नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता ने भारत और नेपाल के बीच कूटनीतिक संबंधों को कमजोर किया है। नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव ने भारत की कूटनीतिक चुनौतियों को भी बढ़ा दिया है। अब इस पर डेटा देख लीजिए, जो व्यापार हुआ है भारत और नेपाल के बीच में, व्यापारिक डेटा है। 2023 में भारत नेपाल में व्यापार में भारत नेपाल के 10% की गिरावट देखी गई थी। 2023 में 10% की, जिसका मुख्य कारण था नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता था। 10% की व्यापार में गिरावट। और भारतीय निवेशकों ने नेपाल में निवेश करने से बचने का निर्णय लिया है, और जिससे निवेश में 15% की कमी आई है। तो ये डेटा आप उपयोग कर सकते हैं भारत नेपाल संबंध में। सुरक्षा डेटा देख लीजिए, 2023-24 में भारत नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियों में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है 2023-24 में। यानी अवैध गतिविधियों की 20% की वृद्धि हुई है सीमा पे। और नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के कारण सीमा सुरक्षा में कमी आई है, जिससे भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। कोई कूटनीतिक डेटा है, जैसे 2023 में नेपाल में चीन के निवेश में 25% की वृद्धि देखी गई है। यानी नेपाल में जो है चीन का 25% निवेश बढ़ गया है। ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती होगी। भारत ने 2023-24 में भारत में नेपाल के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को सुधारने के लिए कई उच्च स्तरीय वार्ताएं भी की हैं। और देख लेते हैं अब प्रमुख परियोजनाएं जो चल रही हैं भारत नेपाल के बीच में, वो देख लीजिए। पनबिजली परियोजना यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। कौन कौन से? अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है। ये भारत की सतलुज जल विद्युत निगम यानी SJVN द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण परियोजना है। क्षमता इसकी 900 मेगावाट है अरुण 3 की। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, यह महाकाली नदी पे भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जिसका उद्देश्य बिजली उत्पादन और सिंचाई है। तो कौन सी होगी? पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। ये आप नाम याद रख लीजिए, भारत नेपाल पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रेलवे परियोजनाएं हैं, जयनगर जनकपुर बर्दीवास रेल परियोजना। कौन सी? जनकपुर बर्दीवास रेल परियोजना भारत नेपाल के बीच रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। दूसरी है रक्सौल काठमांडू रेल लिंक, भारत नेपाल के यानी दोनों की राजधानी को सीधे ही रेल मार्ग से जोड़ना है इसमें, रक्सौल में। सड़क परियोजना देख लीजिए, तराई सड़क परियोजना, इसके तहत नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़कों का निर्माण और सुधार किया जा रहा है। तराई सड़क परियोजना। महाकाली पुल है, यह पुल भारत और नेपाल के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क प्रदान करेगा, महाकाली पुल। स्वास्थ्य परियोजनाएं भी चल रही हैं,
जैसे बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान भारत की सहायता से नेपाल में स्थापित यह संस्थान चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। कौन सा? बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान। सिविल सर्विसेज अस्पताल काठमांडू, इस अस्पताल की स्थापना में सहयोग दिया भारत ने और इसे उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाओं के लिए जाना जाता है। शिक्षा और क्षमता निर्माण से संबंधित जो परियोजनाएं हैं वो देखिए, नेपाल भारत मैत्री छात्रवृत्ति कार्यक्रम, इसके तहत भारत नेपाल के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। कौन सा है? मैत्री छात्रवृत्ति कार्यक्रम। आईआईटी दिल्ली और आईआईएम कोलकाता द्वारा संयुक्त प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जैसे इन भारतीय संस्थानों ने नेपाल के छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम चलाए हैं, आईआईटी दिल्ली और आईआईएम कोलकाता द्वारा। पाइपलाइन परियोजनाएं भी हैं कुछ, जैसे मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना, यह दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन है, जिससे नेपाल को सीधे भारत से पेट्रोलियम उत्पाद मिलते हैं। इससे सिंचाई परियोजना देख लेते हैं, जैसे कोची उच्च बांध परियोजना, यह परियोजना कोसी नदी पर है। इसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए जल संचयन करना है। गंडक परियोजना, यह नेपाल और भारत दोनों की संयुक्त सिंचाई परियोजनाएं है, सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करती है ये। अब प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ये सारी परियोजनाएं पता होनी चाहिए भारत नेपाल में। भारत नेपाल के बीच चल रही प्रमुख परियोजनाओं को उल्लेख करें, उनके प्रभावों का विश्लेषण करें। इस परियोजनाओं के माध्यम से दोनों देशों के बीच संबंधों में को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा रहा है, ये भी आपको बताना है 200 शब्दों में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है आर्टिकल, हम इस पर बहुत सारे देख चुके हैं, एक बार और देख लीजिए क्योंकि ये डेली लगभग चल रहे हैं आर्टिकल। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव देख लीजिए, पिछले 3 दिनों से लगातार दिल्ली सहित देश के अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान 47 डिग्री को पार कर चुका है। इससे खासकर बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाओं पर इसका विशेष प्रभाव देखा जा रहा है। लू के थपेड़ों का असर भी देखने को मिला है। इससे लोगों के जीवन को ये बेहाल कर रहे हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर भी पड़ रहा है। आवश्यक जागरूकता है, इस जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है ताकि लोग इसके प्रभावों से बचने के लिए आवश्यक उपाय कर सकें। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात जैसी आपदाएं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। सब कुछ जलवायु परिवर्तन में है। विश्लेषण देख लीजिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। तो जलवायु परिवर्तन ने हल्के वर्षों में गंभीर प्रभाव डाले हैं, जिनमें तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि, अनियमित वर्षा, प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि शामिल है। ये प्रभाव न केवल पर्यावरणीय असंतुलन पैदा कर रहे हैं, बल्कि लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता पर भी प्रतिकूल असर डाल रहे हैं। अब समितियों द्वारा कुछ सुझाए गए सुझाव वो देख लीजिए। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज पे आईपीसीसी के सुझाव हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जाए, कृषि और जल प्रबंधन में स्थायी प्रथाओं को अपनाना। अब देखिए, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन समिति है इंडिया की, तो इसने सुझाव दिए हैं कुछ। ऊर्जा उत्पादन में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उपाय बताएं। जलवायु अनुकूल और समन रणनीतियों का विकास किया जाए, ये बोला है। समुदायों में जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम चलाए जाएँ, तो ये सब बोला है। पेरिस समझौते में देख लेते हैं, सुझाव है कुछ। वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जाएँ। कार्बन न्यूट्रल अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया जाए। विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाए। उदाहरण देख लीजिए, भारत में कुछ जो प्रयास हुए हैं। भारत में सौर ऊर्जा का विस्तार हुआ, जैसे भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा था, जिसमें सौर ऊर्जा प्रमुख योगदान सौर ऊर्जा का था। यह कदम ऊर्जा क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क का पुनर्विकास हुआ है। इसमें क्या है? वनस्पतियों और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए स्थायी पर्यटन और संरक्षण योजनाएं लागू की गई हैं, जो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक भी हैं। जैव विविधता का संरक्षण देख लीजिए कैसे होगा। भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए विभिन्न परियोजनाएं या योजनाएं लागू की गई हैं, जिनसे नदियों, वनों, तटीय क्षेत्रों का संरक्षण शामिल है, जिनमें ये योजना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ये। अब इसमें प्रश्न देख लीजिए जो आपको लिखना है। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों की समीक्षा करें। इन मुद्दों को हल करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समितियों और संगठनों द्वारा सुझाए गए सुझावों पर चर्चा करें। अपने उत्तर में भारतीय उदाहरणों को शामिल करें। तो ये आप प्रश्न लिख सकते हैं। अगला है, देखिए, गठबंधन की राजनीति। आपको भी पता है गठबंधन की राजनीति अब फिर से शुरू हो रही है। तो अब इसके प्रभाव देख लेते हैं हम लोग क्या क्या रहेंगे। तो आर्टिकल है पूरा इस पर, तो उनको देख लेते हैं। इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव दोनों जान लीजिए। गठबंधन की राजनीति का उभार हुआ है। लोकसभा चुनाव नतीजे आ ही चुके हैं, प्रभावों को दर्शा रहे हैं ये। सहयोगी दलों की भूमिका क्या है? सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना और सरकार चलाना एक सामान्य प्रक्रिया सी बन गई है। स्थिरता का मुद्दा, गठबंधन सरकारों में स्थिरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ेगा। क्षेत्रीय दलों का राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव बढ़ रहा है। अब देख लेते हैं इसके गठबंधन सरकार के सकारात्मक प्रभाव क्या है। तो इससे देखिए प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी। गठबंधन सरकारें विभिन्न क्षेत्रीय और जातीय समूहों को प्रतिनिधित्व देती हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होती है। उदाहरण देख लीजिए, 1999 से 2004 के दौरान क्या हुआ था? एनडीए सरकार ने कई क्षेत्रीय दलों को सम्मिलित करके सत्ता संभाली थी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के मुद्दों को प्राथमिकता भी मिली थी। विविधता का समावेशन होगा। गठबंधन सरकारें विभिन्न दृष्टिकोणों और नीतियों को समाहित करने में सक्षम होती हैं। उदाहरण देख लीजिए, यूपीए सरकार थी 2004 से 14 के बीच में
इसने विभिन्न दलों के सहयोग से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए थे। स्थानीय मुद्दों पर ध्यान जाएगा कि क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं, जिससे स्थानीय समस्याओं का समाधान होता है। उदाहरण देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये सब उठा सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव देख लीजिए क्या क्या होंगे। तो नीतिगत गतिरोध की समस्या आएगी। गठबंधन सरकारों में विभिन्न दलों के बीच मतभेद के कारण नीतिगत जो निर्णय लेना कठिन हो सकता है। उदाहरण देखिए, 2012 में यूपीए सरकार ने खुदरा क्षेत्र में एफडीआई लाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे कुछ सहयोगी दलों ने इसका विरोध किया था, जिससे नीतिगत गतिरोध पैदा हुआ था। राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है। गठबंधन सरकारों से अक्सर ये अस्थिर होती हैं ये, क्योंकि इससे सहयोगी दल अपनी शर्तों पर समर्थन वापस ले सकते हैं। उदाहरण 1997 में देख लीजिए, देवेगौड़ा सरकार को उनके सहयोगी दलों के समर्थन वापस लेने के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। तो आपको इस तरीके से उदाहरण भी डालना है इसमें। संतुलन बनाने में कठिनाई होगी। विभिन्न दलों की मांगों और नीतियों के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होगा। उदाहरण देखिए, 2018 में कर्नाटक में गठबंधन सरकार ने कांग्रेस और जेडीएस के बीच विभिन्न मुद्दों पर मतभेद के कारण समस्याओं का सामना किया ही है। प्रश्न देख लीजिए, भारत में गठबंधन सरकारों के उद्भव और प्रभाव की समीक्षा करें। इन सरकारों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करें और उपयुक्त उदाहरणों का उल्लेख भी करें। तो ये प्रश्न है, आपको सेम लिखिए, आपको सब कुछ मिल गया डेटा। आगे देखते हैं। अगला है आपका आर्टिकल वेनेजुएला का ग्लेशियर विहीन होना। तो वेनेजुएला में ग्लेशियर पिघल गए, तो इससे देखिए क्या क्या इम्पैक्ट होगा। और भी कुछ उदाहरण है जो आपके पेपर 3 में आप उदाहरण यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही और भी उदाहरण इसमें शामिल किए गए हैं। आर्टिकल वेनेजुएला पे था और भी निकाल के आपको उदाहरण दे दिए जा रहे हैं। वेनेजुएला ने हाल ही में अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं, जिससे यह ग्लेशियर विहीन देश बन गया है। अंतिम ग्लेशियर हम्बोल्ट ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल चुका है। ग्लेशियर जो वेनेजुएला का क्या नाम था इसका, हम्बोल्ट ग्लेशियर। और अभी देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या है जिससे ये हो रहा है। ग्लेशियरों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन है। यह घटना समुद्र स्तर में वृद्धि करेगी, जल आपूर्ति में कमी आएगी, पारिस्थितिकी प्रणालियों में बदलाव को इंगित कर रही है। ये जो हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियरों का पिघलना। स्थानीय और वैश्विक प्रभाव देख लीजिए। ग्लेशियरों के पिघलने से वेनेजुएला में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी, पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा, जैव विविधता में कमी आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अन्य कुछ उदाहरण और उनके प्रभाव देख लीजिए। हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना। उदाहरण देखिए, हिमालयी क्षेत्र में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियों के स्रोत ग्लेशियर हैं जो तेजी से पिघल रहे हैं। इनका प्रभाव क्या होगा, प्रभाव क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है ये सब। हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों में जल प्रभाव अस्थिर हो रहा है। इससे भारत और बांग्लादेश में बाढ़ और सूखे की समस्या बढ़ रही है। कृषि और पेयजल आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है इसका। ग्रीनलैंड और आर्कटिक का पिघलना, ये भी उदाहरण है। ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र में ग्लेशियरों और बर्फ़ की चादरों का तेजी से पिघलना। ये अब इसके प्रभाव समुद्र तल में वृद्धि होगी, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और भूमि क्षरण हो रहा है। समुद्री जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे मछली पकड़ने की उद्योग पर असर पड़ा है। आर्कटिक पिघलने से वैश्विक जलवायु प्रणाली में परिवर्तन हो रहा है। अल्पाइन ग्लेशियरों का पिघलना यूरोप में। उदाहरण देख लीजिए, स्विस आल्प्स जो है और अन्य यूरोपीय पर्वतों में भी पिघल रही है। तो इसका भी है कि इससे पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव, विशेषकर स्कीइंग और पर्वतारोहण जैसी ये पर्यटन जो है इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पानी की आपूर्ति में कमी आएगी, जिससे कृषि और पेयजल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। हिमस्खलन, भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। एंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका का है, प्री में पढ़ते ही होंगे आप इसके बारे में। इसमें क्या है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला में ग्लेशियर भी वहाँ भी, वो तो हर जगह पिघल रहे हैं, और इनका जलापूर्ति में कमी और पेयजल की ये सारी समस्याएं कॉमन है। पारिस्थितिकी तंत्र पर और जैव विविधता पर नकारात्मक कमी और स्थानीय समुदायों की जीवन शैली और आजीविका पर असर पड़ेगा इसका। निष्कर्ष देख लीजिए, जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों का पिघलना एक गंभीर समस्या है, जिनका प्रभाव स्थानीय और वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण के प्रति हमारी जागरूकता और सामूहिक प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। ये जरूरी है। प्रश्न देख लीजिए, जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों को पिघलने के प्रमुख उदाहरणों और उनके प्रभावों की समीक्षा करें। अपने उत्तर में हिमालय, आर्कटिक और ग्रीनलैंड जैसे जो बताएगा उनका उल्लेख करते हुए इन घटनाओं के पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का पर इनकी चर्चा करनी है 200 शब्दों में। ठीक है, तो ये थे आर्टिकल आज के। तो कंप्लीट हो गए 5 आर्टिकल आपके। तो बाकी डेटा जो भी है आप नोट डाउन करते रहा करिए साथ साथ में, जो भी पेपर वाइज। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक भी दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर लीजिए ओनली पीसीएस, लोगो हमारे चैनल वाला ही लगाए, तो उससे आप जुड़ जाइए, तो वहाँ आपको ये मिल जाया करेंगे। चलिए, इसमें इतना ही है। थैंक यू।